हम अक्सर ये बात करते हैं कि पाकिस्तानी ड्रामाज जो हैं हालांकि बड़े वेल मेड होते हैं, उनमें गाने भी अच्छे होते हैं, उनमें एक्टर्स भी अच्छे होते हैं, लेकिन बहुत से दफा टॉपिक्स ऐसे बोरिंग होते हैं कि हम मेरे लिए एटलीस्ट, बाकियों के लिए शायद ना बोरिंग होते, लेकिन वही घिसे पिटे टॉपिक होते हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट। तो वही बातें हो रही होती हैं, सास बहू और लड़की लड़का, और फिर वो मियाँ बीवी बन जाते हैं और उनकी नहीं बन रही। तंग आ गए मैं इस चीज से। बहरहाल दो ड्रामे रिसेंटली आए हैं जिन्होंने थोड़ा सा ट्रेंड को चैलेंज किया है। एक तो केस नंबर 9 की सबसे बड़ी पहचान ये थी कि शाहजेब खानजादा ने लिखा हुआ, और अभी एक नया ड्रामा जो ऑन एयर होना शुरू है, एक और पाकीज़ा। लेकिन इन दोनों ने एक बहुत डिफरेंट किस्म का टॉपिक उठाया और इस तरह के ड्रामे आना शुरू हो गए हैं। तो क्या ये ट्रेंड चेंज हो रही है? क्या सास बहू को दफन कर दिया जाएगा? केस नंबर 9 है, जब ये स्टार्ट हुआ लास्ट ईयर तो पहले 2 एपिसोड बहुत ग्रिपिंग थे और एंड तक ये बहुत ज्यादा ग्रिपिंग था एंड आई वाज एक्चुअली सरप्राइज्ड। आई एम ग्लैड दैट अ जर्नलिस्ट रोट दिस। लेकिन जो ऑडियंस का रिएक्शन था वो ये था कि हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं था कि हमारी इतनी प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन भी है। जो सोसाइटी पे इम्पैक्ट है ना, वो थ्रू एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, वो न्यूज शोज के थ्रू उस तरह से नहीं होता। मैं खुद कई दफा रो रही होती थी देखते हुए। तो आई एम रियली हैप्पी कि केस नंबर 9 जैसा जो है वो ड्रामा लिखा गया। एक और पाकीज़ा भी आपको पता है कि उस्मान मिर्जा केस के ऊपर है। उस्मान मिर्जा केस भी सोशल मीडिया से हाईलाइट हुआ था, फिर बाद में मीडिया के ऊपर भी डिस्कस हुआ। उसका भी मैं कहती हूँ जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का इम्पैक्ट होता है ना, वो न्यूज शोज का नहीं होता। ये क्राइम ड्रामाज नहीं है, ये है कि जब एक जुर्म हो जाता है उसके बाद लोगों की जिंदगियों पे क्या असर पड़ता है। तो याद है जब उस्मान मिर्जा का भी केस हुआ था तो उस वक्त जो खातून थी जिनके साथ ये हुआ, जो सर्वाइवर थी, उनने अपना कंप्लेंट वापस लेने की कोशिश की। ऑनलाइन ट्रोलिंग की बात करें, ऑनलाइन अब्यूज की बात करें, तो अक्सर ये बात होती है कि क्या किया जा सकता है, और इसमें वो बताने की मेरे ख्याल से कोशिश कर रहे हैं। इतना फोर्सफुल और ड्रामा है कि मुझे तो खैर बहुत पसंद आया। बहुत हम कम बात करते हैं इसकी ऑनलाइन अब्यूज की। आई थिंक रिसेंट पास्ट में तो हमने ये देखा है 10-15 साल से बहुत ज्यादा मेरी नजर में प्रिडोमिनेंटली रिग्रेसिव कंटेंट बन रहा है हमारे जो ड्रामा इंडस्ट्री है वो बना रही है। उससे पहले लेकिन अगर हम जाएं तो बहुत अच्छे ड्रामास भी बनते थे। अगर हम 90s में जाएं और देखें, आई विश वो कंटेंट वापस आए। जो खवातीन अब्यूज, वायलेंस, जुराइम जो फेस करती हैं उस पर बहुत ज्यादा ड्रामास बन रहे हैं और मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से बन रहे हैं। एक और पाकीज़ा में मैं डिस्क्लेमर दे दूं, वन ऑफ द कैरेक्टर्स आई एम रिलेटेड टू इज माई हस्बैंड, बट मैं उसकी वजह से नहीं कह रही। आई हैव बीन फॉलोइंग, ये कश्फ का ड्रामा है तो मैं कश्फ के ड्रामाज मिस नहीं करती। वो सोशल इम्पैक्ट उनका बहुत होता है और कोई ना कोई ऐसा इशू वो उठाते हैं। आप लोगों को याद होगा हमने वो जजमेंट भी जो देखी नूर मुकद्दम की, जिसमें एक एडिशनल ओपिनियन में ये कहा गया कि लिव इन रिलेशनशिप्स आर द सोर्स ऑफ ऑल दीज इवल्स। तो इसी तरह का डिस्कोर्स इस ड्रामे पे, आई होप ये ड्रामा इसको चैलेंज करे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। हम बड़े अरसे से ड्रामा रिव्यूज कर भी रहे हैं। हम पहले भी कर रहे थे अपनी बहुत लंबी ब्रेक से पहले, और हम अभी भी कर रहे हैं, और उसके अंदर हम मूवीज भी रिव्यू करते हैं। हम अक्सर ये बात करते हैं कि पाकिस्तानी ड्रामाज जो हैं हालांकि बड़े वेल मेड होते हैं, उनमें गाने भी अच्छे होते हैं, उनमें एक्टर्स भी अच्छे होते हैं, लेकिन बहुत से दफा टॉपिक्स ऐसे बोरिंग होते हैं कि हम मेरे लिए एटलीस्ट, बाकियों के लिए शायद ना बोरिंग होते, लेकिन वही घिसे पिटे टॉपिक होते हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट। तो वही बातें हो रही होती हैं, सास बहू और लड़की लड़का, और फिर वो मियाँ बीवी बन जाते हैं और उनकी नहीं बन रही। तंग आ गए मैं इस चीज से। बहरहाल दो ड्रामे रिसेंटली आए हैं जिन्होंने थोड़ा सा ट्रेंड को चैलेंज किया है। कुछ अरसे से आ रहे हैं, लेट्स बी फेयर। हम इन दो ड्रामों से पहले भी कुछ ऐसे ड्रामे आ रहे थे जो थोड़ा सा चैलेंज कर रहे थे इन चीजों को, और अभी दो ड्रामे ऐसे हैं। एक तो केस नंबर 9 जो कि ऑन एयर होने से पहले उसकी सबसे बड़ी पहचान ये थी कि शाहजेब खानजादा ने लिखा हुआ है, जो जियो का फ्लैगशिप शो करते हैं और बहुत मशहूर एंकर हैं। लेकिन जब वो ऑन एयर हो गया तो लोग उसे बड़े हुक्ड हो गए। वो एक ऐसी खातून के बारे में जो अपनी लीगली फिर अपने रेपिस्ट को चैलेंज करती हैं, और लोग उससे बहुत शौक से लोगों ने देखा। उस पर डिस्कशंस भी बहुत हुई, उस पर बहुत बातें हुई। और अभी एक नया ड्रामा जो ऑन एयर होना शुरू है, एक और पाकीज़ा, और उसके ऊपर अभी बातचीत शुरू हुई है। उसकी अभी सिर्फ मेरा ख्याल है 2 एपिसोड्स आए हैं, तो उसके ऊपर बातचीत अभी शुरू हुई है। लेकिन इन दोनों ने एक बहुत डिफरेंट किस्म का टॉपिक उठाया और डिफरेंट किस्म की चीज को उठा के सास बहू के झगड़ों को पीछे रख के, मैं उल्टा लफ्ज कहने वाली थी, बट बहरहाल सास बहू के झगड़ों को पीछे रख के उन्होंने इससे आगे तर सोचा कि कुछ और भी तो होगा बात करने के लिए, और उन्होंने ढूंढ लिया। बहरहाल हम ये बात करना चाह रहे हैं कि क्या इस तरह के ड्रामे जो हैं, इस तरह के ड्रामे आना शुरू हो गए हैं, तो क्या ये ट्रेंड चेंज हो रही है? क्या सास बहू को दफन कर दिया जाएगा, नॉट लिटरली बट फिगरेटिवली? क्या इन कहानियों को खत्म कर दिया जाएगा? तो मैं पहले तो पूछना चाह रही हूँ मैमल की तरफ जाऊं या रीमा की तरफ जाऊं? रीमा क्योंकि बहुत ज्यादा शौक से देखते हैं, लेकिन मैमल ने दोनों बहुत पूरे देखे हैं, तो मैमल की तरफ जाऊं कि रीमा की तरफ? बोलो गाइस। नहीं, महमल, ऑफ कोर्स।
मतलब मैमल आप लोग दोनों देखते हैं। देखिए नताशा, मैं आपको बताऊं कि मैं, आपको पता है कि मैं बहुत कम ड्रामे देखती हूँ। दो लोगों की रिकमेंडेशंस पे जो है ना, मैं यूजुअली अगर कोई पाकिस्तानी ड्रामा वो देखती हूँ। एक रीमा है और एक मेरी दोस्त है ज़ेबुनिसा बर्की। तो ये जो क्योंकि ये दोनों बहुत शौक से ड्रामास देखती हैं, तो ये कोई रिकमेंड करें तो फिर मैं वो लाजमी देखती हूँ। ये जो दो ड्रामे, केस नंबर 9 और एक और पाकीज़ा, ये एक्चुअली मुझे किसी ने रेकमेंड नहीं किए थे। केस नंबर 9 बिकॉज एज यू सेड, वो शाहजेब ने लिखा था, आई रियली वांटेड टू सी इट कि कैसा लिखा है। आई वाज वेरी क्यूरियस टू नो बिकॉज आई नो ही इज अ परफेक्शनिस्ट, वो बहुत मेहनत करता है। तो आई वांटेड टू सी के ड्रामा उसने किस तरह का लिखा होगा। और जो एक और पाकीज़ा है, इसकी भी एक बात थी सोशल मीडिया पे। वैसे भी हमारे दो दोस्त है बाय द वे इसके अंदर, उस पर हर बाद में बेनजीर भी उसके ऊपर बात कर लेगी। एनीवे, सो जो केस नंबर 9 है, जब ये स्टार्ट हुआ लास्ट ईयर, तो पहले दो एपिसोड बहुत ग्रिपिंग थे और ये थोड़ा सा लंबा था, लेकिन एंड तक, ये अभी जो है यानी 10 एक दिन पहले ये खत्म हुआ है, एंड तक ये बहुत ज्यादा ग्रिपिंग था। एंड आई वाज एक्चुअली सरप्राइज्ड कि कोई ऐसा एपिसोड नहीं था जिसमें मुझे लगे कि ये ड्रैग हो रहा है, जिसमें मुझे लगे कि ये बोरिंग है, या जिसके अंदर सिर्फ ये हो कि एक दो कैरेक्टर्स जो हैं कि वो बड़े अच्छे एक्टर, क्योंकि सबा कमर जिस तरह बहुत ही अच्छी एक एक्टर है, फैसल कुरैशी बहुत अच्छे एक्टर, लेकिन एक्चुअली इसकी पूरी कास्ट, सपोर्टिंग कास्ट बहुत अच्छी थी। और खास तौर पे जो चार खवातीन के कैरेक्टर्स थे, एक जो सबा कबर ने मेन लीड प्ले किया है, उसके अलावा एक जो थी मनीषा का कैरेक्टर था, वो उन्होंने अदा किया था, सपोर्टिंग कास्ट थी। फिर जो फैसल कुरैशी की वाइफ बनी हुई थी किरण, यानी रुशना खान जो है वो, और एक जो बीनिश आमना शेख जो बनी हुई थी, ये जो चार कैरेक्टर्स थे, उन्होंने पूरा का पूरा ड्रामा जिस तरीके से लीड किया, एक तो बहुत अच्छा लगा कि इतनी स्ट्रांग एम्पावर्ड वुमेन है, और उनके कॉन्फ्लिक्ट भी दिखाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको फ्लॉलेस दिखाया जाता है या ये कि क्या जो चीजें, तो एक सोसाइटी का भी एक्स। फिर मेरे लिए इसके अंदर जो, ऐसा नहीं है कि रेप के ऊपर जो है पहले ड्रामाज नहीं बने या प्रोग्रेसिव ड्रामाज नहीं बने, कई अच्छे ड्रामाज इसके ऊपर बन चुके, लेकिन जिस तरीके से, आई एम ग्लैड दैट अ जर्नलिस्ट रोट दिस, बिकॉज इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी, वो हमें तो लगता है कि हमने, क्योंकि वो पहले भी जजमेंट्स पढ़ी हुई हैं, वो जस्टिस आयशा मलिक की हो, वो जस्टिस मंसूर अली शाह की हो, वो टू फिंगर टेस्ट के बारे में हो, रीमा के इधर रिपोर्ट कार्ड पे भी उसके ऊपर बात कर चुकी है, शाहजेब अपने शो के ऊपर बात कर चुके हैं, और भी लोग कर चुके हैं, लेकिन हमें तो वो चीजें बहुत हमने पढ़ा भी है, सुना भी है, इसलिए शायद हमें वो इस तरह की नहीं लगती। लेकिन जो ऑडियंस का रिएक्शन था वो ये था कि हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं था कि हमारी इतनी प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन भी है, या अदालत के अंदर इस तरह की चीजों पे बात नहीं हो सकती, या कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं हो सकती, या ये कि एक रेप सर्वाइवर जो है उसके ऊपर किस तरह से प्रेशर एक औरत के ऊपर डाला जाता है थ्रू वकला बरादरी, मतलब बाहर के लोग आगे जिस तरह वो डालते हैं, प्रेशर डालते हैं आकर, वो हुल्लड़बाजी करना और इस तरह की चीजें करना, और ये कि कैरेक्टर असैसिनेशन जो है। तो ये बड़ी इसका एक इम्पैक्ट, और ये मैं शाहजेब का एक इंटरव्यू सुन रही थी आमना सानी के साथ, जिसके अंदर उसने कहा कि देखें, जब हम न्यूज शोज करते हैं, और ऐसा नहीं कि जजमेंट हमने पढ़ी नहीं है, लेजिस्लेशन भी होती है कई दफा हमारे न्यूज शोज की वजह से, क्योंकि पॉलिसी मेकर्स देख रहे होते हैं और एक इम्पैक्ट होता है, लेकिन जो सोसाइटी पे इम्पैक्ट है ना, वो थ्रू एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री होता है, वो न्यूज शोज के थ्रू उस तरह से नहीं होता। जो इसका इम्पैक्ट हुआ है ओवरऑल एक सोसाइटी के ऊपर, के रेप सर्वाइवर की ऑर्डील फ्रॉम डे वन, कि पहले वो खुद किस ट्रॉमा से गुजरी है, फिजिकल एंड मेंटल, फिर दूसरा ये कि उसकी फैमिली का क्या इशू हो सकता है, वो रोक कैसे सकते हैं, एविडेंस जो है वो सबमिट हो, जो जाया हो सकता है, क्या चीजें अगर टाइमली ना आपने चीजें की हो, फिर पुलिस आपको किस तरीके से ट्रीट करती है, मतलब आप थाने कचहरी जाने से सबको डर लगता है, और खासतौर पर औरतों को, और इसी वजह से रिपोर्ट नहीं होता या फॉलो अप नहीं करते। फिर एक सोसाइटी का प्रेशर आ जाता है, बात बाहर आ जाए तो सोशल मीडिया पे चल जाता है, फिर मीडिया पे आ जाती है चीजें, उसका एक औरत के ऊपर किस तरह से, सर्वाइवर के ऊपर और उसकी फैमिली के ऊपर क्या प्रेशर होता है, फिर अदालत के अंदर। और मुझे बार बार इसके अंदर एक था जब एंड के ऊपर जो है ना शाहजेब, क्योंकि न्यूज रूम का भी एज अ जर्नलिस्ट आई रियली लाइक इट, कि उन्होंने पूरा न्यूज रूम भी दिखाया है, एक न्यूज शो भी दिखाया है, उसके अंदर क्या बात हो रही है, पीछे से रिसर्च क्या हो रही है, वो मुझे थोड़ा सा जो एक जो शाहजेब ने मीशा शफी के साथ जो एक इंटरव्यू किया था, उसका भी मुझे थोड़ा सा रिमाइंड किया। फिर जो खदीजा सिद्दीकी के केस के अंदर बहुत सारी चीजें थी कि किस तरह उनको वकला बरादरी ने हरास किया, उनकी जो कैरेक्टर असैसिनेशन, वो वाली चीजों के भी अक्स नजर है, और भी बहुत सारे इस तरह के केसेस जो हो चुके हैं। फिर ये कि पुलिस की करप्शन, पुलिस का प्रेशर, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो उन्होंने हमें थ्रू दिस स्क्रिप्ट, थ्रू दिस ड्रामा दिखाया, विदाउट बीइंग प्रीची। जो अच्छी चीज थी ना, प्रीची नहीं था, मतलब मुझे वो जो कि जी ये चीज ऐसे ही होनी चाहिए, वो वाली चीज वो नहीं थी। इट वाज एक्चुअली सो वेल मेड, आई मस्ट से इट वाज सो वेल मेड कि मैं आई वाज ब्लोन अवे।
एंड आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज शाहजेब ने लिखा है, एक्चुअली सबकी परफॉर्मेंसेस, डायरेक्शन, उसके अलावा प्रोडक्शन, क्या प्रोडक्शन थी, और एक एक कैरेक्टर ने जो आप पे इम्पैक्ट लिया, और जिस तरह के वो बोलते हैं जो सेंटेंसेस, एंड मैं खुद कई दफा रो रही होती थी देखते हुए, और मुझे मतलब समझ भी नहीं आई थी कि मेरे आंसू निकल रहे हैं, लेकिन मैं एकदम क्योंकि वो आपको समझ आती है कि एक औरत इस चीज से गुजर रही है, एक फैमिली इस चीज से गुजर रही है, और मुआशरे पे उसका क्या वो होता है, और लोग किस तरह मजाक उड़ाते हैं, या लोग किस तरह से वो मजे नहीं लेते जिस तरह वो गंदी गंदी बातें करके, फजूल बातें करके। तो वो फिर आपको समझ आती है। ऑनलाइन ट्रोलिंग, अच्छा हम सब लोग ऑनलाइन ट्रोलिंग हमारी हो चुकी है, तो एक रेप सर्वाइवर की ऑनलाइन ट्रोलिंग होना, उसके ऊपर इस तरह उसका इम्पैक्ट क्या होता है, तो ये चीजें बहुत मेरे ख्याल में अहम थी। सो आई एम रियली हैप्पी कि केस नंबर 9 जैसा जो है वो ड्रामा लिखा गया, और वो हमारी स्क्रीन पे इतना बोल्डली प्रेजेंट भी किया गया। उसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है, और बार बार रेप का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, ना ज्यादती का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, ना कोई और जिस तरह हमारे यहाँ के वो इज्जत और ये वाली जो चीजें ना, इज्जत लुट गई टाइप लफ्ज, इस तरह के कोई रिग्रेसिव टर्म्स नहीं इस्तेमाल हुई। बहुत प्रोग्रेसिव, बहुत अच्छा ड्रामा था, और बहुत अच्छी बातें लिखा गया। और एक और पाकीज़ा के बारे में भी, बिफोर यू गो टू बेनजीर, एक और पाकीज़ा भी आपको पता है कि उस्मान मिर्जा केस के ऊपर है। उस्मान मिर्जा केस भी सोशल मीडिया से हाईलाइट हुआ था, फिर बाद में मीडिया के ऊपर भी डिस्कस हुआ। उसका भी मैं कहती हूँ जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का इम्पैक्ट होता है ना, वो न्यूज शोज का नहीं होता। जो दो ये एपिसोड थे, उनमें जो ट्रॉमा था, उनमें जो उस लड़की का ट्रॉमा है खास तौर पे, वो मेरे ख्याल में मैं बयान नहीं कर सकती जब तक वो कोई देखे ना। और वो इतने अच्छी तरह से उसकी अक्कासी की गई कि यू आई हैड लाइक गूज बम्प्स, और मुझे इतना गुस्सा भी आ रहा था, और मुझे रोना भी आ रहा था, और मुझे डिप्रेशन भी हो रहा था वो देखकर। इट वाज लाइक यू आर रीलिविंग समवन्स ट्रॉमा, एंड इट वाज अ वंडरफुल वंडरफुल। ये दो एपिसोड बहुत ही अच्छे थे, एंड आई एम ग्लैड कि रिग्रेसिव चीज़ों से हटकर हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इस तरह के ड्रामास बना रही हैं, वुमेन ओरिएंटेड, स्ट्रॉन्ग वुमेन। लेकिन स्ट्रॉन्ग वुमेन का ये मतलब नहीं है कि उनके इमोशंस नहीं होंगे, या वो जो है डाउन नहीं फील करेंगी, या वो डिप्रेस नहीं फील करेंगी। इस तरह सुपर ह्यूमन कोई नहीं हो सकता। सो आई एम रियली हैप्पी कि इस तरह के ड्रामे बन रहे हैं। बेनजीर, आपने भी देख लिए दोनों एपिसोड्स, एक और पाकीज़ा की? निताशा बिल्कुल। आपको पता है मैं ज़्यादा ड्रामे नहीं देखती, लेकिन इस पे और हम सब केस ये कह नंबर रहे हैं 9 कि हम, रिव्यू बहुत हाँ, करते हैं। लेकिन केस नंबर 9 मैं ज़रूर देखूंगी। अभी तक मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैंने एक और पाकीज़ा के अभी तक जो 2 एपिसोड्स आए हैं देखे हैं। मुझे जो चीज़ बहुत, जैसे अभी महमूल भी बात कर रही थी कि जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, ये क्राइम ड्रामाज नहीं है। ये है कि जब एक जुर्म हो जाता है उसके बाद लोगों की जिंदगियों पे क्या असर पड़ता है, कैसे उनकी जिंदगियां बदल जाती हैं। हमारे लिए तो एक वायरल वीडियो टू नेक्स्ट वायरल वीडियो, एक इंसिडेंट टू नेक्स्ट इंसिडेंट होता है, लेकिन उनकी जिंदगियां जो हैं वो किस तरह, अब जैसे पाकीज़ा जो है वो एक बड़ी खुश मिजाज लड़की होती है, वो दिखाते हैं, और एकदम से ये उसके साथ वाकया होता है, और वो एक बंद कमरे में रह जाती है, और कैसे उसकी पूरी पर्सनैलिटी जो है वो बदल जाती है। दबा के रख देते हैं उसकी पर्सनैलिटी को, पूरा माशरा उसका साथ नहीं देता, उसके घर वाले उसका साथ नहीं देते। इसमें वैसे 2 सर्वाइवर्स हैं, मर्द भी है, एक फराज, और पाकीज़ा जो एक औरत है। लेकिन यहाँ पे उस ड्रामे में अभी तक जो हमें समझ आई है वो ये दिखाते हैं कि औरत पे कितना ज़्यादा असर पड़ता है। क्योंकि और वो कहती है फराज से, वो कहती है तुम तो दाढ़ी अपनी उगा के मास्क पहन के बाहर जा सकती हो, मैं तो घर से, यहाँ कमरे से नहीं निकल सकती, मैं बाजार तक नहीं जा सकती। आपको याद है जब उस्मान मिर्ज़ा का भी केस हुआ था, तो उस वक्त जो खातून थी जिनके साथ ये हुआ, जो सर्वाइवर थी, उनने अपना कंप्लेंट वापस लेने की कोशिश की। उस वक्त खैर मलिका बुखारी साहिबा और रियासत ने ये फैसला किया कि नहीं, हम इस केस को आगे लेके जाएंगे। लेकिन और बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं, उसको लड़ना चाहिए अपने केस के लिए। लेकिन हमें नहीं, हमारे लिए बड़ा आसान होता है ये कहना, उन पे क्या गुजर रही होगी, उस औरत पे क्या गुजर रही होगी, कितने दबाव से वो गुजर रही होगी, क्या उसके खानदान के साथ हो रहा होगा। ये वो चीज़ें हैं जो इस शो में भी उन्होंने हाईलाइट की हैं। मेरे लिए, क्योंकि जब आप ऑनलाइन ट्रोलिंग की बात करें, ऑनलाइन अब्यूज़ की बात करें, तो अक्सर ये बात होती है कि क्या किया जा सकता है, और इसमें वो बताने की मेरे ख्याल से कोशिश कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो सर्वाइवर्स होते हैं उनके लिए होता है एम्पैथी, उनके लिए होता है सपोर्ट, जो पाकीज़ा को नहीं मिलता। अभी तक तो खैर जो एपिसोड्स आए हैं उसमें वो जो घर वाले होते हैं वो कहते हैं
कि तुम कहती थी हम पढ़ने जा रही हूँ, फिर किसी लड़के के साथ चली जाती थी। फराज भी उसको कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि घर से दूर जाके वहां पे कहीं मिलते हैं। तो सारी जिम्मेदारी जो है वो उस पे डाल दी जाती है। लेकिन मुझे एक चीज जो बहुत अच्छी लगी वो ये कि इसमें इतने ब्लैक एंड व्हाइट कैरेक्टर्स नहीं है। जो भाई होता है वो फोन तोड़ता है पाकीज़ा का, लेकिन उसके सूटकेस में तो पैसे भी रख देता है कि उसको जरूरत होगी। तो ये, और जो छोटी छोटी सी सिंबलिज्म है, मुझे ये डिटेल्स बहुत पसंद आई इस शो के अंदर, कि वो प्लेट टूटती है तो कितना मुख्तलिफ तरीका है फराज का चीज़ों को देखने का और पाकीज़ा को चीज़ों को देखने का, क्योंकि एक्सपीरियंसेस बहुत मुख्तलिफ है ना। फराज, वो प्लेट टूटती है, फराज जोड़ता है और वो कहता है देखो ये तो बिल्कुल ठीक हो गई, अब तो पता भी नहीं किसी को चलेगा ये प्लेट टूटी है। लेकिन पाकीज़ा कहती है नहीं, इसमें है दरार, वो नजर आ रही है। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं। अलीना, नताशा, सॉरी मैं रिपोर्ट कार्ड पे अलीना भी चली गई। नताशा, जो मेरे ख्याल से बहुत ही बहुत इस ड्रामे को इतना स्ट्रॉन्ग और इतना फोर्सफुल और ड्रामा है कि मुझे तो खैर बहुत पसंद आया। बहुत हम कम बात करते हैं इसकी ऑनलाइन अब्यूज की। अगर आप कभी स्टैट्स निकालें तो जो खवातीन हैं, जितनी भी खवातीन हैं ऑनलाइन, 50 से 60% जो हैं वो तकरीबन उनका कोई ना कोई, दे हैव फेस सम काइंड ऑफ अब्यूज ऑनलाइन। चाहे वो ट्रोलिंग हो, चाहे वो, आजकल तो खैर एआई का जमाना है तो और ज्यादा उसको एम्पलीफाई कर गया है। लेकिन ये इतना रेलेवेंट टॉपिक है और मेरे आई एम वेरी हैप्पी कि इस किस्म की और वो दूसरे भी जो जो खवातीन हैं, जो कैरेक्टर्स इन्होंने इसमें दिखाए हैं, जो लॉयर हैं, उनका एक बड़ी इंडिपेंडेंट, एक खातून है, उनकी एक बड़ी इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप है। तो बड़े प्रोग्रेसिव और थॉट प्रोवोकिंग ड्रामे हैं। So Rima, is the trend changing? सास बहू को दफना दे हम, figuratively. Well, आई थिंक रिसेंट पास्ट में तो हमने ये देखा है 10-15 साल से बहुत ज्यादा मेरी नजर में प्रिडोमिनेंटली रिग्रेसिव कंटेंट बन रहा है हमारे जो ड्रामा इंडस्ट्री है वो बना रही है। उससे पहले लेकिन अगर हम जाएं तो बहुत अच्छे ड्रामास भी बनते थे। अगर हम 90s में जाएं और देखें, आई विश वो कंटेंट वापस आए, क्योंकि अब हम अब्यूज पे, क्राइम पे फिर भी ड्रामास बन रहे हैं, लेकिन व्हाट आई वुड रियली वांट टू सी ऑन स्क्रीन इज जस्ट नॉर्मल वुमेन। हमारे जो भी हमारे ड्रामास लिखते हैं वो एक आम औरत को एक नहीं दिखा सकते। पता नहीं कोई ना कोई मसला रह जाता है जिस तरह खवातीन कैरेक्टर्स को लिखा जाता है। आई वुड लव टू सी जस्ट 3 or 4 फ्रेंड्स जस्ट गोइंग थ्रू लाइफ एंड इट्स चैलेंजेस, हैविंग कॉन्वर्सेशंस। वो नहीं है, बट ये बिल्कुल है कि अब एटलीस्ट जो खवातीन अब्यूज, वायलेंस, जुराइम जो फेस करती हैं उस पे बहुत ज्यादा ड्रामास बन रहे हैं और मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से बन रहे हैं। इन 2 ड्रामास पे आने से पहले देयर फ्यू अदर्स जो हमारी ऑडियंसेस अगर नहीं देखती, वो शादीशुदा जिंदगी, हमने पामाल की बात की थी, अबाउट अ टॉक्सिक, बहुत कंट्रोलिंग मैरिज। वो खत्म हो गया बाय द वे, बहुत ही अजीब सा उसका एंड हुआ, कभी और बात करेंगे उसके बारे में। एक और ड्रामा चल रहा है मुअम्मा, विच इज सबा कमर है। उसके अंदर वो दिखाते हैं शी गोज थ्रू अ बैड मैरिज, फोर्सफुल मैरिज, अभी तक हमें एग्जैक्टली पता नहीं है, एंड देन वो किस तरह एक अपने घर का हिस्सा किराए पे देती हैं और यंग कपल्स को देती हैं, और फिर शी टेक्स दिस प्लेजर आउट ऑफ ब्रेकिंग दोज कपल्स। एक बहुत ही साइकोलॉजिकल थ्रिलर कह लें या बहुत ही डिफरेंट सा ड्रामा है वो भी। देन एक और है कफील, विच इज सेट इन द 80s 90s आई बिलीव, और उसके अंदर भी ये है दैट उसमें सनम सईद हैं एंड हर कैरेक्टर, उनकी शादी करवा दी जाती है एक ऐसे शख्स से जो वैसे साइकोलॉजिकल अब्यूज, इकोनॉमिक अब्यूज करता है, एंड समहाउ शी स्टिल चूजेस टू स्टे विद हिम। उसके बारे में भी ये है कि खवातीन की चॉइसेस कितनी मुश्किल होती हैं, स्पेशली 90s में। अब वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है, दे कैन नॉट लीव एन अब्यूसिव हस्बैंड। सो ऑल दीज ड्रामास आर बीइंग मेड, different takes on marriage, on abuse, on what it means to be an empowered woman, and so on. But coming to case number 9, मैंने नहीं देखा, जो मुझसे पता नहीं कैसे मिस हो गया ड्रामा। I will of course watch it in the next few days. But मुझे इसकी एक बहुत अच्छी बात लगी that it got amazing ratings as well as views on YouTube. ये मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप इस तरह का एक ड्रामा बनाओ जो सुनने में ऐसे लगता है कि इट्स एजुकेशनल, मैंने लोगों से जो सुना है उसके बारे में कि वो आपको एक्चुअली इट्स अ गाइड कि इफ आपके साथ रेप होता है या सेक्सुअल असॉल्ट होती है, व्हाट शुड यू डू, कानून क्या कहता है, आपको क्या करना है। सो इट्स वेरी एजुकेशनल एंड आपको बहुत ज्यादा अवेयरनेस देता है। तो फिर भी उसके टीआरपीज इतने अच्छे आना, उसके यूट्यूब व्यूज इतने अच्छे आना, फॉर मी दैट इज समथिंग वर्दी ऑफ अपलॉज, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने एक बहुत इंटेलिजेंट ड्रामा बनाया है, लोगों ने वो देखा भी है। सो आई थिंक द वे इट वाज मेड,
उस पे ही जा सकती है बात कि उसने ऑडियंसेस को आखिर तक ग्रिप रखा, और आखिर में तो उसके टीआरपीज जो है इट वाज लीडिंग अपने स्लॉट में, ये मैंने फॉलो जरूर किया था, सो आई वाज वेरी हैप्पी टू सी दैट। एक और पाकीज़ा में मैं डिस्क्लेमर दे दूं, वन ऑफ द कैरेक्टर्स आई एम रिलेटेड टू इज माय हस्बैंड, बट मैं उसकी वजह से नहीं कह रही। आई हैव बीन फॉलोइंग, ये कश्फ का ड्रामा है तो मैं कश्फ के ड्रामाज मिस नहीं करती, वो सोशल इम्पैक्ट उनका बहुत होता है और कोई ना कोई ऐसा इशू वो उठाते हैं। आप लोगों को याद होगा चाइल्ड सेक्सुअल असॉल्ट और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का उन्होंने बहुत पहले एक ड्रामा बनाया था, दैट एक्चुअली ब्रॉट दिस इशू इनटू द लाइमलाइट, और इस पे लोगों ने बात करना शुरू की थी। उससे पहले कितना टैबू समझा जाता। सो कश्फ डज दीज थिंग्स, और मुझे बहुत खुशी हुई, हम सब रिपोर्ट, बेनजीर महमल और मैं जियो न्यूज में आते हैं, और मुझे होता था कि जियो न्यूज फिर भी एक तरह की एक प्रोग्रेसिव मैसेजिंग देता है, लेकिन जियो पे जो ड्रामाज आते थे वो सबसे ज्यादा रिग्रेसिव होते थे। सो आई एम ग्लैड जियो इज ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट, और केस नंबर 9 के बाद एक और पाकीज़ा भी पहला आई थिंक कश्फ का ड्रामा है जो जियो पे आ रहा है। एंड लाइक बेनजीर एंड महमल सेड बिफोर मी, आई वॉज इन टीयर्स वॉचिंग इट। हम यूज टू हैं जो एक्चुअल सेक्सुअल असॉल्ट होती है उसको एक सेंसेशनलाइज तरह से पेश किया जाता है टीवी पे। बॉलीवुड फिल्मों पे खास तौर पे आपको शायद याद होगा वो किस तरह दिखाते हैं परपेट्रेटर को और जो विक्टिम को, द कैमरा एंगल्स, द वे इट्स शॉट, मुझे हमेशा से वो अनकंफर्टेबल करता था, बट वो उस ऑडियंस के लिए जो इसी के लिए देखती है, वो थोड़ा सा टिटिलेट होना चाहते हैं इवन इफ इट्स अ क्राइम उससे। तो उन्होंने इस ड्रामे में बहुत सोच समझ के सीन्स जो हैं वो शूट किए हैं विच लीव यू सो अनकंफर्टेबल, और आप कहीं किसी तरह से भी उनसे टिटिलेट या उनको सेंसेशनलाइज नहीं किया। इट द ड्रामा इज मोर अबाउट व्हाट हैपेंस आफ्टर यू सब्जेक्टेड टू सच अ क्राइम। मैं तो अब सोच भी नहीं रही कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, वो हमें बताते नहीं है, बिट्स एंड पीसेस में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। इस ड्रामा के बाद एक ड्रामा या लाइफस्टाइल रिव्यू पेज है जिसने ये पोस्ट किया कि इस ड्रामा से अब खवातीन को ये सीखना चाहिए कि अपने पेरेंट्स के बगैर, मर्जी के बगैर मर्दों से ना मिलें। और उसके बाद उनको वो हटाना पड़ा क्योंकि सहर खान जो लीड प्रोटैगनिस्ट है इस ड्रामे की, उन्होंने लिखा नो इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट, ये दिखाने के लिए है कि सोसाइटी किस तरह बिल्कुल आपको अपने आपको मतलब अगर आप एक विक्टिम हैं, एक सर्वाइवर हैं, फिर भी आपको किस तरह बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिलती, बल्कि आपको अपने हाल पे छोड़ दिया जाता है, आपको मजीद ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है आफ्टर द क्राइम। सो उन्होंने, आई एम सो ग्लैड शी ट्राइड टू पार्टिसिपेट इन द नैरेटिव अराउंड इट, क्योंकि ये भी इस ड्रामा के बाद बहुत बात हो रही है कि लड़का लड़की उस कमरे में गए क्यों, वो अपनी मर्जी के बगैर क्यों गए। सो अगेन हमने देखा है कितना ये होता है विक्टिम ब्लेमिंग। सबसे पहले आप सवाल खवातीन पे ही करते हैं कि वो उन्होंने अपने आप को इस पोजीशन में डाला ही क्यों, जबकि हमने कितना देखा इस तरह के जुराइम हर तरह के माहौल में, हर तरह की रिलेशनशिप्स में होते हैं। लेकिन फॉर सम रीजन हमने वो जजमेंट भी जो देखी नूर मुकद्दम की, जिसमें एक एडिशनल ओपिनियन में ये कहा गया कि लिव इन रिलेशनशिप्स आर द सोर्स ऑफ ऑल दीज इवल्स। तो इसी तरह का डिस्कोर्स इस ड्रामे पे, आई होप ये ड्रामा इसको चैलेंज करे कि इट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ द विक्टिम, इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ द पर्सन जिसके साथ जुर्म होता है, बट फोकस शुड बी ऑन जस्टिस एंड नॉट ऑन क्वेश्चनिंग द चॉइसेस ऑफ द पर्सन जिसके साथ जुर्म होता है। और या खवातीन की फ्रीडम कर्टेल कर दो कि वो बाहर जाना छोड़ दें, वो लोगों से मिलना छोड़ दें, पसंद की शादी ना करें एंड सो ऑन। सो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट मैसेज है। I also had tears in my eyes. I was shocked at seeing the scenes and seeing के एक 5-10 मिनट का वो वक्त होगा कैसे वो जिंदगियां बदल देता है। मुझे बहुत अच्छा लगा उन्होंने किस तरह सबवर्ट किया ये पूरी इज्जत का जो नैरेटिव होता है, क्योंकि बार बार हर कोई कहता है इज्जत ही नहीं रही, इज्जत ही नहीं रही। फिर आखिर में सेकंड एपिसोड के सहर खान का जो कैरेक्टर है पाकीज़ा का, वो हंस के कहती है मैं पहले डर रही थी, पर फिर मैंने सोचा सबसे बड़ा खौफ तो यही होता है कि इज्जत चली जाएगी, तो मेरी तो इज्जत चली गई, अब मुझे किस बात का खौफ, यू नो। एंड देन शी लाफ्स अबाउट इट। सो बार बार सब कैरेक्टर्स इस इज्जत की चीज को रेज कर रहे हैं, बट मुझे लगता है स्क्रिप्ट उसको सबवर्ट भी कर रहा है कि देखने वाले को शायद महसूस हो कि कहीं वो भी इसी तरह के पार्टिसिपेट तो नहीं करते इस तरह की बातचीत में, इज्जत के बारे में हर चीज को बना देना, और फिर शायद उन्हें ये अनकंफर्टेबल करे और वो ये रियलाइज करें कि कितना गलत है जो हम ये करते हैं। इज्जत का क्या लेना देना इस चीज से? इफ वी स्टैंड विद द पर्सन जिसके साथ ये जुर्म हुआ है, तो ऐसा तो कोई इशू हम बनाते हैं, इज्जत का इसमें लेना देना कुछ नहीं होता असल में। सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजिंग है, एंड द वे दिस स्टोरी इज बीइंग टोल्ड ये थोड़ी डिफरेंट है केस नंबर 9 से। आई मीन ये उस तरह ये नॉन लिनियर नैरेटिव है, आप प्रेजेंट पास्ट
मुख्तलिफ टाइम्स जो में आपको लेके जाते हैं डायरेक्टर, सो कुछ मेरा ख्याल है ऑडियंसेस के लिए मुश्किल भी होगा इसको फॉलो करना। ये ऐसा ड्रामा नहीं है जो आप 2x की स्पीड पे अपने फोन पे देखें, यू हैव टू फॉलो इट क्लोजली एंड आई होप पीपल डू बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी। मैं कमेंट्स में पढ़ रही थी, कुछ लोग कहते हैं ये क्या उन्होंने स्टोरी बनाई है, ऐसा तो कभी नहीं होता, फिर उन्हीं को लोग करेक्ट करते हैं कि ये हुआ है। आई मीन लूजली बेस्ड है मेरे ख्याल उस्मान मिर्जा के केस पे, पर इस तरह की चीजें होती हैं एंड वी सी सो मेनी ऑफ दीज केसेस। लोगों को लेकिन है कि नहीं शायद ये किस लोग फिर भी पूछ रहे हैं ये कब होता है, कहाँ होता है। सो इसके साथ कॉन्वर्सेशन तो बहुत इंटरेस्टिंग है एंड आई होप आखिर में यही हो कि इस तरह का जो हम ब्लेमिंग करते हैं विक्टिम्स की और किस तरह जो है जुर्म के बाद के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, हाउ इट अफेक्ट्स द पर्सन, उस पे फोकस ज्यादा हो ताकि हम ओवरऑल, बेनजीर आई थिंक यू स्पोक अबाउट दिस, वी आर मोर एम्पैथेटिक to victims of such crimes. But yes, I do feel पाकिस्तानी टेलीविजन बहुत जगह देखा जाता है, उनका बहुत इम्पैक्ट है। तो जियो जो है इस तरह के अब ड्रामास बना रहा है, बट और चैनल्स भी इस तरह का कंटेंट अब हमें मिलता है, हर तरह का कंटेंट मिलता है। ताशा आपने पूछा था सास बहू, वी हैव नॉट बरीड दैट कंटेंट येट, बट बहुत मुख्तलिफ ड्रामास बनते हैं और आई थिंक आप लोग जो नहीं देखते, कम बैक, वी नीड ऑडियंसेस लाइक योरसेल्व्स टू कम बैक टू टीवी देखने के लिए, ताकि फिर आप लोगों के लिए भी ड्रामा ज्यादा बने। यू नो, एक ओवरऑल ड्रामा मेकर्स ऑल्सो शुड रियलाइज दैट पीपल लाइक यू वॉच, ताकि आप लोगों के लिए भी कंटेंट को थोड़ा टेलर कर सके। बट इट्स अ गुड टाइम आई थिंक पाकिस्तानी जो ड्रामास देखते हैं, क्योंकि एक आपका हर तरह के ड्रामास इस वक्त जो है चल रहे हैं एंड दे डूइंग वेल ऑल्सो। आपको कैसे लगे हैं दोनों ड्रामास, प्लीज जरूर बताइएगा कमेंट्स में। और हम ये हमेशा कहते हैं लेकिन हम कर नहीं पा रहे होते, बट वी विल डिस्कस, जो लोग कमेंट्स देते हैं हम उसको डिस्कस जरूर करेंगे इन अपकमिंग एपिसोड कि आपका क्या व्यू है, व्हाट डू यू थिंक, इस तरह के ड्रामास चलेंगे कि नहीं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि साथ के ड्रामों का हम मजाक उड़ा लें, जो भी कर लें, इट्स अ विनिंग फार्मूला, वो चलता है। तो उसके सामने इस तरह के ड्रामे कितने चल जाएंगे या कम कम बनते रहेंगे बस टोकन के लिए। आप हमें अपने व्यू जरूर दीजिएगा, आपके ख्याल में क्या इंडस्ट्री में एक स्लो बट स्टेडी चेंज आ रहा है या नहीं। सो एनीवेज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन हिट कर दें। जब भी नई वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग औरत कार्ड।